स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुर श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल जीरो डाउट क्लासेस जिसमें आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग क्लास 9, 10th, 11th और 12th के मैथ और साइंस के सारे सब्जेक्ट पे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो और लेक्चर आपको प्रोवाइड किएंगे। तो आज हम लोग के यहाँ टॉपिक है क्लास 10th का एसिड, बेस और साल्ट। ये वीडियो आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे। पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ एसिड्स की, फिर उसके बाद बेस की और तीसरे पार्ट में साल्ट की। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री में कि टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स का नंबर है वो 118 एलिमेंट अब तक नोन है। उन एलिमेंट्स में कुछ नेचर हैं, बेसिक नेचर है उसमें। जैसे कोई एलिमेंट है वो 3 तरह की प्रॉपर्टी उसके अंदर है, या तो वो एसिडिक नेचर रखेगा, या तो बेसिक नेचर रखेगा, या तो वो साल्ट होगा। मतलब मुख्यतः मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट के पास 3 तरह के नेचर होंगे, जैसे कुछ एसिड के जैसे होंगे, कुछ बेस के जैसे होंगे, कुछ साल्ट के जैसे होंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ एसिड है, कि कोई चीज़ बेस है, कि कोई चीज़ साल्ट है। तो ऐसे हम लोगों को बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हम लोग को मुड़ना होता है तो हम लोग इंडिकेटर देते हैं। इंडिकेटर मतलब हम इंडिकेट करते हैं कि हमको लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। उसी तरह से इन एलिमेंटों को वेरीफाई करने के लिए एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है एसिड, सेकंड है बेस एंड थर्ड इज साल्ट। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर एक तरह से डाई होती है, जिसमें ये लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। जैसे एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज द कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। मतलब एक ऐसी डाई है जिसको हम डालेंगे किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में, तो बता देगा कि ये एसिडिक नेचर रखा है कि बेसिक नेचर। दैट मीन्स इट टेल्स अस दैट एनी सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। तो अब इंडिकेटर्स को पढ़ना हमको इसलिए ज़रूरी क्योंकि इंडिकेटर्स के थ्रू ही हम ये बता पाएंगे कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। और देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स और तीसरा अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तीनों का काम एक ही है, बस तीनों अलग अलग जगह मिलते हैं। कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड है, कुछ स्मेल से दिखाएंगे। तो आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। तो प्लांट भी नेचुरल है और एनिमल तो नेचुरल ही है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये मैन मेड नहीं है। तो इनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। इन इंडिकेटर्स में कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो कॉमन मिलते हैं, जैसे लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, बीट रूट और चाइना रोज। लिटमस के बारे में आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लिटमस पेपर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये हमने एक चार्ट आपको बना दिया है जिससे आपको इस बात की आसानी की कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और किस में कौन सा कलर देगा। ऐसे तो लिटमस का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लेकिन लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, ब्लू में भी आते हैं और रेड में भी आते हैं। तो इंडिकेटर अगर हम लोगों ने लिटमस लिया है तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो कैसा कलर देगा? रेड। अगर लिटमस पेपर को हम किसी सब्सटेंस में डालें, अगर रेड कलर वो दिखा दिया तो इसका मतलब है कि वो कैसा है? एसिडिक बिहेवियर है। और अगर बेसिक में डाले तो वो किस कलर में आएगा? ब्लू कलर देगा, तो बेसिक है। और न्यूट्रल में डाल देंगे, न्यूट्रल का मतलब बेसिक कलर। जैसे हमने बोला कि न्यूट्रल मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और लिटमस का नेचुरल कलर कैसा है? पर्पल है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर देगा। उसके बाद आती है रेड कैबेज की। रेड कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ग्रीन कलर देगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी अगर डालेंगे, अगर वो न्यूट्रल है, साल्ट है, तो वो किस कलर का देगा? वायलेट कलर में देगा। ऐसे ही तीसरा इंडिकेटर जो नेचुरल है वो चाइना रोज है, इसकी पत्तियां काम आती है। मजेंटा कलर देता है किस में? एसिडिक सॉल्यूशन में है, और ग्रीन कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में। और न्यूट्रल में कौन सा कलर दे रहा है? पिंक कलर। ऐसे ही टर्मरिक जो आप लोग सब लोग जानते हैं, घर में यूज होता है। टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा, और न्यूट्रल में ये येलो कलर देगा। ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं।
इसके आगे आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर भी यही काम करेगा, बस इंडिकेटर जो हम लोग मैन्युफैक्चर किए हैं, जो हम लोग ने बनाए हैं, इंडिकेटर्स आर दो मैन्युफैक्चर इन लेबोरेटरी, मतलब लैब में बनाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक फिनोप्थेलिन इंडिकेटर और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, जो लैब में यूज होता है अगर सिंथेटिक में यूज कर रहे हैं। तो अगर इस इंडिकेटर को हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या रहेगा, कलरलेस हो जाएगा। और अगर फिनोप्थेलिन को बेसिक में डालना है तो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। और अगर फिनोप्थेलिन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन में डालना है तो कलरलेस। इसी तरह सेकंड, अगर मेथिल ऑरेंज हमने लिया है और एसिडिक सोल्यूशन में पुट कर दिया तो रेड कलर, रेड ऑरेंज कलर देगा, बेसिक में येलो कलर देगा और न्यूट्रल में भी ये येलो कलर ही देगा। इसके बाद नेचुरल में ही आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल पर दिखाते हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स लिखा दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक, उसकी स्मेल बदल जाएगी। तो ये भी हमारे यहाँ जैसे ओनियन है, ओनियन घर में यूज आप जानते हैं, अगर उसको एसिडिक में रखेंगे तो अपनी रिटेंस स्मेल, मतलब स्मेल बनाए रखेगा, लेकिन अगर बेसिक में डाल दिए तो अपनी स्मेल वो लूज कर देगा, उसकी स्मेल चली जाएगी एक तरह से। वनीला एक्सट्रैक्ट वो भी अपनी स्मेल क्या करेगा, रिटेंस मतलब बनाए रखेगा, किस में, एसिडिक सोल्यूशन में, और बेसिक सोल्यूशन में अपनी स्मेल क्या करेगा, खो देगा। ऐसे ही क्लोव ऑयल भी अगर अपनी एसिडिक सोल्यूशन में अपनी स्मेल को क्या करेगा, बनाए रखेगा, रिटेंस रखेगा, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में वो अपनी स्मेल खो देगा। अब इंडिकेटर्स को हम लोगों ने जान गया है। अब इसके बाद हम लोग की बारी आती है एसिड के बारे में पढ़ने की। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एसिड की कई डिफिनीशन कई तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला लिखा है एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस है विच हैव ए सॉर टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मतलब जो खट्टा है जिसका टेस्ट है मैक्सिमम चांस है कि 100% चांस है मान लीजिए कि वो एसिडिक ही होगा। और एसिड का सबसे बड़ा पहचान क्या है, अगर उसको पानी में मिक्स करेंगे तो हर हाल में क्या देगा, H+ आयन देगा। अगर H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर ऐसे तीन तरह के आते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया था, ओरिजिनल कलर लिटमस का पर्पल होता है, और दो हम लोग रखे हैं, एक रेड कलर का लिटमस पेपर और ब्लू कलर का। जब हमको एसिडिक चेक करना होता है तो ब्लू लिटमस पेपर उठा के हम किसी सोल्यूशन में डाल देंगे, अगर वो रेड हो जा रहा है तो वो क्या है, एसिड है। वो लिखा ना, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू को रेड में बदल देगा। और इसकी सेकंड डिफिनीशन आती है कि बेस के साथ इसको मिला दोगे तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब साल्ट बना देगा, मतलब वो ना एसिडिक रह जाएगा ना बेसिक रह जाएगा। न्यूट्रलाइज द बेस व्हेन मिक्स विथ इट, अगर हम बेस और एसिड को मिला देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा और पानी वाटर अलग बनता है। तीसरा है कि एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। एसिड वो हैं जिनके पास हाइड्रोजन एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट होगा जरूर। एसिड ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन एलिमेंट होगा ही होगा। दैट इज कैपेबल, जिसका काम क्या है कि डोनेट कर देगा हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में, लेकिन कब, जब हम पानी मिला देंगे। और H+ आयन जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, +1 का मतलब हो गया H+ आयन कि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लूज कर दिया, तो उसके पास सिर्फ क्या बचता है, प्रोटॉन। तो एक डिफिनीशन ये होती है कि H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन को क्या कर दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है, प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो किसी भी लिटमस पेपर को, अगर ब्लू लिटमस पेपर पूरा है, अगर उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो किस कलर में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। इसकी डिफिनीशन को आप लोग इस पुश करके और लिख सकते हैं, और बात इसकी डिटेल चर्चा हो जाए एसिड्स के बारे में। जैसे कि लिखा है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन H+ आयन। इसका मतलब है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने पर क्या देगा, H+ आयन देगा। एंड एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड इज सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज H+ आयन।
मतलब अगर जो पानी में मिलाने पर जो H+ आयन आता है उसी के वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है, मतलब कोई चीज़ एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हाइड्रोजन, जिन जिन सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन वो सब एसिड हो, ये सही नहीं है। ये लिखा क्या है कि एसिड हैव ए कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन, हर एसिड एक एलिमेंट हाइड्रोजन को रखे हुए है। इसका मतलब ये नहीं है, क्या लिखा, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट डज नॉट बिहेव एज एसिड। सारे हाइड्रोजन रखने वाले एसिड कैसा बिहेव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये H+ आयन जो देगा जो हाइड्रोजन, वही सिर्फ एसिड के ऐसा बिहेव करेगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। मतलब लोग जानते हैं ग्लूकोज है उसके पास भी हाइड्रोजन है ही, अल्कोहल है उसके पास हाइड्रोजन है ही, उसको पानी में अगर हम डालेंगे तो H+ आयन नहीं दे रहा है, तो द हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज H+ आयन। जिसका H+ आयन जैसा जिस सब्सटेंस ने H+ आयन नहीं दिया पानी में मिक्स करने पर, डिजॉल्व होने पर, वो एसिड नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनके पास हाइड्रोजन होगा, जिन सब्सटेंस को पानी में मिलाने पर H+ आयन मिलेगा वो एसिड हैं, जिनमें नहीं मिला वो एसिड नहीं है। इसका मतलब सबके पास हाइड्रोजन है, लेकिन जिस सारे एसिड्स के पास हाइड्रोजन है, लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या सब्सटेंस वो एसिड नहीं है। चलिए एक कदम आगे आते हैं, उसकी बात को हम, और ये यहाँ लिखा हुआ, आप लोग इसको पुश करके अपना कॉपी भी कर सकते हैं, परफेक्ट डिफिनीशन है। जैसे एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा, उसका वजह क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एनी एसिडिक substance does not form hydrogen ion and hence it will not show its acidic behavior। मतलब अगर पानी के एब्सेंस में कोई चीज़ अगर है, ऐसी पानी है और पानी को हटा दिया है, तो एसिड एसिड के जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने क्या डेफिनीशन पढ़ी है कि ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, यही तो पढ़ा। मतलब किसी एसिड को अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो H+ देगा, और जब H+ देगा तो वो एसिड हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर। इसका मतलब है कि अगर पानी नहीं रहा, इसका मतलब अगर पानी नहीं रहा तो H+ आयन कैसे देगा, और नहीं देगा तो एसिड होते हुए भी एसिडिक बिहेवियर नहीं दे सकता है। वो क्वेश्चन है, यहाँ लिखा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एनी एसिडिक सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। मतलब अगर पानी एब्सेंस है, पानी नहीं है, तो कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन दे नहीं पाएगा, और जब देगा नहीं एंड हेंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ड्राई HCl गैस, अगर मान लीजिए HCl गैस अभी हम बनाएंगे लैब में, नीचे लिखा हुआ है ड्राई HCl गैस है, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अगर कोई लिटमस पेपर लिए उस पर HCl गैस दिए तो वो अपना कलर नहीं बदलेगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? HCl गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए और लिटमस पेपर ड्राई होना चाहिए। तो अगर HCl गैस निकल रही उसके सामने, अगर हम लोगों ने लिटमस पेपर लाया है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो लिटमस पेपर बताएगा कि वो एसिडिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिडिक बिहेवियर वो तब शो कर पाएगा जब वो पानी रहेगा, डिजॉल्व होगा। हाइड्रोजन वेट लिटमस पेपर टर्न्स द कलर इनटू रेड। अगर उसी जगह हम लिटमस पेपर को भिगा देंगे तो वो कलर बदल देगा। क्यों? क्योंकि पानी कहाँ मिल गया? लिटमस पेपर को हमने भिगाया था, HCl गैस को नहीं। एक सिंपल सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है, एक थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, चाहे कुछ बीकर ले लीजिए, उसमें H2SO4 और NaCl, थोड़ा सा साल्ट क्रिस्टल नीचे डाल के उसमें ऊपर से H2SO4 डाल दीजिएगा, उसमें से जो गैस निकलेगी वो HCl ही है। ये रिएक्शन दी हुई है, H2SO4 प्लस NaCl गिव्स 2 HCl गैस एंड Na2SO4। अब ये HCl गैस निकल रही है। मान लीजिए कि हमने जो बीकर है उसके ऊपर स्टैंड लगा के एक छोटी सी पाइप लगा दी है, उससे गैस रिलीज गैस ट्यूब से निकल रही है। अगर HCl निकल रही है उस पर अगर हम लिटमस पेपर ऐसे ड्राई लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, और लिटमस पेपर को ऐसे पानी के बीकर में उसको वेट करके और सामने रख दीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ये इस बात का प्रूफ है कि पानी के एब्सेंस में, वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो
नहीं करते हैं। इसको आराम से पुश करके लिख के और उसके बाद इसको आप समझिएगा तो दिख जाएगा। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है? तो जो अपने पार्ट्स में सबसे ज़्यादा H+ आयन देते जाएगा, जो ज़्यादा H+ आयन देगा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाएगा इन वाटर, पानी में, और प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देगा। जो जितना ज़्यादा H+ आयन देता जाएगा वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रांग एसिड हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी रैपिडली अदर सब्सटेंस से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और H+ बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में निकालते हैं। वीक एसिड क्या होता है, एक ऐसे एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो गया वाटर, मतलब फुल्ली नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, तो जाहिर सी बात है कि H+ आयन उसकी क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन, उसलिए उसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, जैसे H2SO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड स्लोली रिएक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ एसिड्स के। एसिड का टाइप, तो एसिड दो तरह के हो जाएंगे, एक नेचुरल और एक मिनरल। नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक, मिनरल मतलब इनऑर्गेनिक। कहाँ से मिल रहा है इसकी चर्चा आगे करते हैं। नेचुरल एसिड क्या होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स का मतलब किसी प्लांट बॉडी से निकल गया, किसी एनिमल बॉडी से निकल गया। तो जो एसिड नेचुरल रिसोर्स से, नेचुरल सोर्स से मिल जाते हैं उनको हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं, सिंपल। अभी कई सारे नेचुरल एसिड हैं जो एग्ज़ाम के इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आ सकता। अगर कोई एसिड के बारे में कोई चर्चा होगी तो इतने में से ही होगी। नेचुरल एसिड में सबसे पहला एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH और ये मिलता कहाँ है, विनेगर में। आप लोग जानते होंगे पहले से ही। एसिटिक एसिड उसका केमिकल फार्मूला, और ये कहाँ मिलता है, विनेगर में। उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला C6H8O7, और ये मिलता कहाँ है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। जितने भी फल जो सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जो खट्टे होते हैं उनमें मिलता है, लिखा हुआ है सिट्रस फ्रूट्स। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड उसका नाम है। फॉर्मिक एसिड HCOOH उसका फार्मूला है। और ये आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग में, मतलब अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा अगर काटता है तो जो जहर जैसा हम लोग फील करते हैं वो क्या है, मेथेनोइक एसिड ही है, फॉर्मिक एसिड ही है। और ऐसे ही देखिए टार्टेरिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला C4H6SO6। कहाँ सोर्स है, टर्मरिन। ऐसे लैक्टिक एसिड, और कहाँ उसका सोर्स है, मिल्क। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलेगा, मैलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल में मिलेगा, स्टेरिक एसिड मीट फिश एग में मिलेगा, फोलिक एसिड आलमंड में मिलेगा, यूरिक एसिड रेड मीट और सुगरी ड्रिंक में मिलता है। ये सारे आप पुश करके रोक करके अपना लिख सकते हैं एग्जाम के, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, उसका केमिकल फार्मूला। ये नेचुरल एसिड्स की बात थी। नेचुरल एसिड वो होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं। उसके बाद आता है मिनरल एसिड, जहाँ से हम लोग जान ही रहे कि मिनरल एसिड क्या है। वो ऐसे एसिड जो प्रिपेयर्ड होते हैं मिनरल्स, अर्थ में जो मिनरल्स है वहाँ से, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। इसको इनऑर्गेनिक भी एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, किसी प्लांट बॉडी, किसी एनिमल बॉडी या किसी ऑर्गन से संबंधित नहीं है। इसको मैन मेड एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड और कोरोसिव। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। अगर कोरोसिव नेचर मतलब कि जला देगा। 4 कॉमन मिनरल एसिड जो हम लोग यूज करते हैं, उसका पहला नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये चारों ऐसे एसिड हैं जो मिनरल एसिड हैं, जो लैब में यूज होते हैं और पावरफुल होते हैं। इनका टच से जलन होने लगती है या स्किन बर्न की समस्या भी आ सकती है। अब जैसे कि हम लोगों ने आना कि एसिड 2 तरह के हो गए, मेनली एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड कहाँ से मिला, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी से मिला।
और मिनरल एसिड कहाँ से मिला? मिनरल्स ऑफ अर्थ से मिला। पावरफुल एसिड कौन सा है? मिनरल है, इनऑर्गेनिक है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अब एक एक करके देखते हैं। एसिड किससे मिलेगा तो क्या बनाता है? तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो मेटल से उसकी रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल से करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ। अब जिंक, मान लो कोई मेटल हम लोग ले रहे हैं, कौन सी मेटल लिए हैं? जिंक। और जिंक के साथ हम लोग दोनों एसिड को लगा के दिखा दिया है। जैसे जिंक के साथ पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लगाएंगे तो जिंक H2 को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गई। दूसरे में उसी जिंक को दूसरे एसिड से करा के देख ले रहे हैं। जिंक है उसको HCl से करा दिए हैं, जिंक क्लोराइड बना, यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज हुई। जिंक हटा के दूसरी मेटल लगा के देख ले रहे थे, मैग्नीशियम लगा के देख रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना लगा के देखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बना, MgSO4 बना और हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज हुई। दोबारा फिर हम यह मैग्नीशियम को ही HCl के साथ लगा के देख ले रहे हैं। HCl के साथ लगाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक और मान लिया कॉपर को हम लगाएं, कॉपर को लगाएं H2SO4 से तो कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4 और हाइड्रोजन गैस फिर निकलेगी। ऐसे ही कॉपर के साथ हम लोग फिर दोबारा किसको लगा दिए हैं? HCl को लगा दिए हैं तो कॉपर क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस मिली। अब आप लोग घर पे कई सारी मेटल्स को देखिएगा और थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़े हो तो ही मेटल को चूज़ करिएगा, लेकिन सारे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा। जिसको पता है वो जानता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। खैर एसिड और मेटल्स में जैसे कोई एग्जाम्पल 2-4 हैं तो वो आप देख ही रहे हैं सामने। एसिड को मेटल से रिएक्ट करने पर क्या होगा? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है, और अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट से। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4 रिएक्शन जिससे हम लोग को अच्छे तरीके से पता जाएगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी। अब सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने क्या लगाना है? एसिड। पहले H2SO4 को लगा दिया गया है तो सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4, CO2 गैस रिलीज होगी और पानी वाटर। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट ही लिए हैं और HCl से करा दिए हैं, HCl से, और सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्शन करा दिए, कैल्शियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस बनी और वाटर बना। सबसे सिंपल तरीका, अगर एक हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, समझ जाओगे, ध्यान से देखना। Na2CO3 प्लस H2SO4 गिव्स। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? +2। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? +2। SO4 की -2। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। और Na2 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 एटम +2, और CO2 की -2। अब सिंपल सा है, ये वाला सोडियम इस वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और NaO2SO4 देखो यहां बना है। क्लियर? अब ये H2 और इस CO3 में से एक ऑक्सीजन, यह भी है -2 है ना, एक किसके साथ चला जाएगा? जो ऑक्सीजन का -2 वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ चलाएगा और H2O बनाएगा, और CO3 में से एक ऑक्सीजन H2 के साथ चला गया, H2O बना, और बचा क्या? CO2 यहाँ है। जिसने वैलेंसी सही से पढ़ी है, वैलेंसी में हम
एक लेक्चर अलग से दे देंगे वैलेंसी निकालने के लिए। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, यहाँ सामने है दूसरी रिएक्शन अगर देखनी है, Na2CO3 प्लस 2HCl। अब इसको देख लीजिए, सोडियम की +2, कार्बोनेट की -2। ये H है ना, 2 बार है, ध्यान से देखिए 2HCl लिखा है, तो H का एक का +1 और 2 का +2 और Cl का -2। अब देख लीजिए यहाँ पर Na कितना है 2, Cl कितना है 2, दोनों मिलके यहाँ देखो क्या बना है 2NaCl। क्लियर? Na एक Na +1 एक Cl -1, यहाँ पर 2 Cl नहीं है इसलिए -2 और 2 Na है इसलिए +2, और दोनों आपस में अगर मिलेगा तो NaCl +1 और 2 बार मॉलिक्यूल्स उसके बन जाएंगे 2NaCl। और बाकी वही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ एक ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना देगा H2O, और बीच में क्या बचेगा कार्बोनेट से CO3 से एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। सॉरी ये 2 ही है। ऐसे ही यहाँ कैल्शियम है, CO3 है। अब जैसे हमको पता है कि CO3 की वैलेंसी कितनी लिखाए थे -2, इसका मतलब कैल्शियम की +2 और CO3 की -2, कैल्शियम की +2 CO3 की -2, और ऐसे इसी तरह से आगे नीचे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात किए थे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं, सोडियम सल्फेट यहाँ भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बना। ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम दोबारा किससे कराएं HCl से कराएं, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। इसको पहले ही पुश करके आप देख के इसकी रिएक्शंस को लिख सकते हैं। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सबसे आसान रिएक्शन आप लोग को यही लगती होगी, क्योंकि एसिड और बेस हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। एसिड और बेस दोनों मिला देंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। मान लीजिए कोई एसिड हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और कोई बेस, पहचान बस सिंपल है कि बेस में OH लगा है तो वो बेस है, तो H2SO4 और 2NaOH, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन दोनों को रिएक्शन कराया गया तो सोडियम सल्फेट साल्ट और वाटर बना। वही है, इसको देखिए, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये 2Na है इसका मतलब +2, 2OH है मतलब -2। अब ये H और ये H2O, यहाँ क्या बना दिया वाटर, और ये है सोडियम +2 और ये सल्फेट -2, सोडियम सल्फेट बन गया, सिंपल सा। ऐसे ही HCl से अगर NaOH की कराएंगे, देखिए H की है +1, Cl की है -1, सोडियम की +1, OH की है -1, तो Na और Cl ये दोनों Na +1 Cl -1, ये NaCl बन गया, इधर H बना है, इधर OH बचा है और H2O बन गया, सिंपल। ऐसे ही H2SO4 को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे, Mg की +2, OH की -2, और उसी तरह MgSO4, SO4 में भी SO4 की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की +2, तो SO4 की -2 मैग्नीशियम की +2 मिलके मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, वाटर बना देगा। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बना देगा। सल्फ्यूरिक एसिड का भी वही सीन है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड से, कई सारे एसिड और कई सारे हाइड्रोक्साइड आप लगा के देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड फिर वही हाइड्रोजन की +2, सल्फेट की -2, कॉपर की +2, OH की -2, तो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करा रिएक्शन करेगा और कॉपर सल्फेट बना देगा और वापस वाटर। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड से कॉपर क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे लास्ट प्रॉपर्टी इसकी जो बचती है वो बचती है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड किससे रिएक्शन करेगा? मेटल ऑक्साइड से, बनाएगा क्या? साल्ट और वाटर।
कोई भी एसिड उठा के देख लें आप लोग, रिएक्शन में अगर अच्छा बनना चाहते हैं कि रिएक्शन हमसे गलत ना हो, तो कभी भी किसी भी रिएक्शन को करा रहे तो कम से कम 2 एसिड, जैसे मान लीजिए कि एसिड और बेस है तो 2 अलग अलग एसिड को एक बेस से, और फिर एक मतलब हर एसिड को 2 बेस से और हर बेस को 2 एसिड से रिएक्शन करा के लिख दीजिएगा, आपको वैलेंसी क्लियर होती जाएगी और अच्छी खासी रिएक्शन में होने वाली गलती तो एकदम से बंद ही हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसको हम सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। ये अगर सीधे सीधे देखा जाए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सोडियम की +2, और SO4 की -2 और H2 की +2। तो देखिए सोडियम सल्फेट बना, ये Na+2 किससे रिएक्शन करा, SO4 -2 से, और सिंपल सा ये ऑक्सीजन इधर बचा, हाइड्रोजन उधर बचा है, वाटर बन गया। एकदम सिंपल है, आसान है। इसको देखिए, अगर एक HCl होता तो +1 -1 होता, यहाँ 2 H और 2 Cl है तो Cl की -2, H की +2। ऐसे ही ऑक्सीजन की -2, सोडियम की +2। अब ये सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा और वाटर बन गया। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं H2SO4 है, ये हो गया -2, ये हो गया +2, सल्फेट -2, हाइड्रोजन +2। ऐसे MgO, ऑक्सीजन -2 और Mg +2। अब ये Mg जो प्लस है ये SO4- से रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, बाकी वाटर। ऐसे ही HCl में देख लीजिए, 2HCl विथ रिएक्ट विथ MgO। ऐसे Cl की -1 होती, 2HCl है, 2 क्लोरीन है, -2 हो गया, और Mg +2 होता ही है, Mg +2 और 2 Cl -2 मिलके MgCl2 बना देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बचा। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट और वाटर बनाएगा। कॉपर की है +2, ऑक्सीजन की है -2, SO4 की है -2, हाइड्रोजन की है +2। SO4- रिएक्ट विथ Cu+2 and gives copper sulfate CuSO4 and water. Same as it is in hydrochloric acid, the valency of chlorine is 1 and 2 atoms of chlorine valency -2 and 2 atoms of hydrogen valency +2. The valency of copper oxide is the valency of oxygen is -2 और copper की +2। अब ये Cu इस Cl से रिएक्ट करेगा और कॉपर क्लोराइड और वाटर बनेगा। तो ये कई सारी रिएक्शंस हैं। इसमें अगर रिएक्शन तो जिसको आता होगा उसके लिए तो आसान होगा, लेकिन जिसको रिएक्शन में वैलेंसी नहीं पता होगी, कौन सा मेटल किससे, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए भी जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो डालने ही वाले हैं, ताकि रिएक्टिविटी सीरीज और वैलेंसी का अलग से दे देंगे, ताकि रिएक्शन पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों से थोड़ी सी निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। नमस्कार।